नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में जो 14 मई का अदालत उज़्मा का फ़ैसला था, उस फैसले के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्त पर तीसरी अहम समाअत हुई है। आज की अदालती कार्रवाई में नाज़रीन अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर अवान साहब ने कुछ अहम बातें अदालत के सामने रखीं, और वो बातें ऐसी थी उनकी कि जज साहबान ने जब सुना तो वो बज़ाहिर ऐसा लगा कि वो हक्का बक्का रह गए कि ये अटॉर्नी जनरल आज अदालत में क्या बात कर रहे हैं। और आज की समाअत में चीफ साहब ने कुछ गिले भी किए, कुछ शिकवे भी किए, और इसके साथ कुछ यकीन दहानी भी उन्होंने हुकूमत के जो नुमाइंदा वकील अटॉर्नी जनरल बैठे हैं उन्हें यकीन दहानी भी कराई। लेकिन जो आज समाअत में जज साहबान ने सवालात किए, जो इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती साहब दलाइल दे रहे थे, उन सवालात पर, उन रिमार्क्स पर बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि जो जजेस कर रहे थे इलेक्शन कमीशन के वकील, उनके सामने सीसा पलाई हुई दीवार बन के रह गए, सीना सपर हो गए। यानी रिमार्क्स जज साहबान की अपनी जगह पे, लेकिन वो अपना नुक्ता इलेक्शन कमीशन के वकील जो है वो जज साहबान को समझाने की बार बार कोशिश करते रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाली इस अहम समाअत का, बल्कि आज दो खतूत भी थे जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब को लिखे गए, उनका भी कमरा अदालत में तज़किरा हुआ। तो आज की समाअत के हवाले से हमारे साथ असद तूर साहब मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी हैं, अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। लेकिन इनको प्रोग्राम में लेने से पहले, वैसे तो प्रोग्राम में हमारे साथ पहले ही मौजूद हैं, जो चीफ साहब ने कुछ गिले शिकवे किए, वो असद भाई के मैं इजाज़त के साथ जो पहले आपके साथ शेयर कर रहे, फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे असद भाई के साथ भी। नाज़रीन, आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो अटॉर्नी जनरल रोस्टम पे खड़े हुए, हालांकि इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती साहब ने दलाइल देने थे। दो बातें की अटॉर्नी जनरल ने। एक तो उन्होंने कहा कि जो कल की समाअत में कहा गया कि ये जो नुकात, ये जो पॉइंट्स इलेक्शन कमीशन के वकील उठा रहे हैं, ये पहले नहीं उठाए गए। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो फर्स्ट राउंड था पंजाब और KP के में इंतखाबात के हवाले से, उस राउंड में मैं मुसम्मिक नवाज़ का वकील था, ये तमाम पॉइंट्स आपके सामने उठाए गए थे। तो अटॉर्नी जनरल का ये कहना दरअसल जज साहबान को हैरान करने के मुतरादिफ था कि आप जिन पॉइंट्स को आप सराह रहे हैं, जिन पॉइंट्स को आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये आप अब अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये पहले भी आपके सामने उठाए गए थे, लेकिन आपने उस वक्त इन पॉइंट्स को पजीराई नहीं बख्शी। और दूसरा जो पॉइंट अटॉर्नी जनरल ने अदालत के सामने उठाया, उन्होंने कहा कि जो कल कहा गया कि पहले जो बेंच था उसके ऊपर 4-3 का फ़ैसला, 3-4-2 का फ़ैसला, फुल कोर्ट बनाएं, लार्जर बेंच बनाएं, ये एतराज़ात उठाए गए। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये रिमार्क्स जज साहबान की अपनी जगह पे, लेकिन हम आज भी जो वफाकी हुकूमत है आज भी ये समझती है, अपने स्टांस के ऊपर कायम है कि जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का है वो 4-3 का है। ये दो बातें जब उन्होंने वाज़ेह की बेंच के सामने, तो ज़ाहिर सी बात है कि कल जज साहबान कुछ और बात कर रहे थे कि वफाकी हुकूमत भी अब इस केस को संजीदा ले रही है, इलेक्शन कमीशन भी संजीदा ले रहा है। पहले वाली बातें एतराज़ात वाली, बेंच कबूल नहीं, 4-3 का फ़ैसला, 3-2 का फ़ैसला, तो अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। तो आज उन तमाम बातों को नफ़ी कर दिया अटॉर्नी जनरल ने, ये मौक़िफ़ जो अदालत के सामने रखे। फिर चीफ साहब ने कुछ रिमार्क्स दिए, अब वो रिमार्क्स आपके साथ मैं शेयर कर लेता हूँ। चीफ साहब ने कहा कि आपको घबराना नहीं चाहिए। अब अगर आप कोई सब्सटेंटिव किस्म के लीगल आर्गूमेंट्स उठाएंगे तो आपको सुनेंगे, उस पर फ़ैसला भी करेंगे। और आपने ये तमाम जो नुकात हैं वो आपने तहरीरी तौर पे दिए थे, लेकिन वो अदालत में डिस्कस नहीं हुए थे। अगर अदालत में डिस्कस होते तो उस पर सवालात होते, बहस होती। और फिर चीफ साहब ने ये भी कहा कि माजी को अब आप जो है अपने ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करना, आपके जो अमाल हैं, जो एक्शन हैं, वो वहीं पे मौजूद हैं। हम आपकी रज़ा के लिए नहीं बैठे, हमने काफ़ी कुर्बानियाँ दी हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए बैठे हैं। और ये जो मनसब है, चीफ साहब ने कहा, ये जो मनसब है मखलूक की खिदमत करना है और अल्लाह के काम में हिस्सा डालना है। और फिर दो बातें बड़ी अहम की जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि गिले किए शिकवे किए। चीफ साहब ने अटॉर्नी जनरल का नाम नहीं लिया, लेकिन मुखातिब बज़ाहिर वही थे। उन्होंने कहा कि अपने साथियों से, आपके जो साथी हमारे दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने सख्त बातें की, उनसे कहें कि सख्त बातें ना करें। और इतने बड़े अवान में, यानी कौमी असम्बली की बात हो रही थी, वहाँ पे ठहर कर भी हमारे ख़िलाफ़ सख्त बातें की गई, तो ऐसा ना करें। और अटॉर्नी जनरल से कहा कि मोहतरम आप सफाइयाँ पेश ना करें। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम सफाइयाँ पेश नहीं कर रहे, हमारा जो स्टांस है वो अदालत के सामने हमने रखा है, और इसकी ज़रूरत भी आपके रिमार्क्स की वजह से पेश आई। तो ये चीफ साहब ने एक अच्छा बड़ा जो है अंदर एक चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश की, अपना मौक़िफ़ देने की कोशिश की। और वो मर्सिडीज़ कार की भी बात हुई आज अदालत में, जो इमरान खान साहब को दी गई थी जब सुप्रीम कोर्ट में ला गया था। तो असद भाई, माजरत मेरा इंट्रो काफ़ी लंबा हो गया, मैंने कहा थोड़ा सा अहवाल भी बता देना। तो क्या लगा जब चीफ साहब ये शिकवे भी कर रहे थे, शिकायतें भी कर रहे थे, और फिर यकीन दहानी भी कराई कि हम खुले जहन के साथ, खुले दिन के साथ इस केस को सुन रहे हैं, आपको क्या लगा? देखें, एक तरफ वो कंट्रडिक्शन है ना, एक तरफ मुझे आपसे गिले शिकवे भी हैं, आप हुकूमत हैं, और दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ लेकिन मैं सुन रहा आपको खुले दिल से हूँ, ठीक है।
तो अभी अगर खुले दिल से सुन रहे हैं तो क्या फिर पहले खुले दिल से नहीं थे सुन रहे जो आज अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये जो आपने कल रिमार्क्स दिए कि ये इतने अच्छे आर्गूमेंट्स आप पहले नहीं लेकर आए, तो उन्होंने कहा हमने पहले भी लाए थे। अच्छा असल में आप भी ये डिस्कस करते रहे अपने प्रोग्राम में भी, हम भी कहते रहे कि यार ये जज साहबान कहते हैं, और यार ये कई मरतबा डिस्कस हुआ है अंदर जी। आज चीफ साहब ने कहा कि ये तहरीरी तौर पे थे, हाँ, रेज नहीं किए गए। रेज नहीं किए गए मतलब सीएम में तो आपके सामने थी ना, या तो आप कहेंगे तो सिर्फ कोर्ट रूम में रेज हुए सिर्फ वही पॉइंट्स होते हैं, तहरीरी जो होते हैं फिर आप वो आर्गूमेंट्स लिए ही ना करें, तहरीरी जो होते हैं, ठीक है, आप साइनॉप्सिस ना मांगा करें, आप उनका जवाब मत मांगा करें, मांगा है तो पढ़ें, ठीक है। और फिर दूसरी बात यह, उस वक्त आपको पता है इमरान भाई, आप इसी कोर्ट रूम में थे, उस वक्त हमारे ये तीनों जज साहबान माजरत के साथ हवा के किसी और घोड़े पर सवार थे। हुकूमत ने हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सियासी जमातों ने, हम सियासी जमातों के वकला को सुनेंगे ही नहीं। वो कह रहे हैं सर हम आपका बाइकाट नहीं कर रहे, नहीं आप जाए, हमने आपको सुनना ही नहीं। कहते तुम्हारी सियासी एक हिकमत अमली थी, हम तो आए ठहरे हैं। नहीं, तब तो वो उधर थे ना, अब वो कह रहे हैं इतने अच्छे आर्गूमेंट्स अब लेके आए हैं, पहले क्यों नहीं लिए, क्या पहले कोई और मोटिव्स थे आपके? तो बात यह है। और फिर एक और जो मुझे बड़ी आज हंसी आई कि जिस अंदाज में बेंच ने कलाबाजियाँ खाई आज, उन्होंने सजील सवाती साहब को कहा। अच्छा, इन कलाबाजियों में यही बताया कि जज साहबान हंसते क्यों हैं जब सजील सवाती डटा हुआ होता है कि नहीं ये दायरा अख्तियार आपको वसी करना होगा, आप क्रिटेल नहीं कर सकते, आप इसको एक्सपेंड करेंगे। बिल्कुल, उनका आर्गूमेंट यह है कि 184(3) में क्योंकि समात बहुत मुख्तसर होती है, दायरा कार मुख्तसर होता है, तो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में होती है, और बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में होती है, उसमें अपील के फोरम नहीं होते, तो इसलिए उसका जो नज़र सानी होती है उसको आपको ज़्यादा वसी कैनवस पर सुनना चाहिए, बजाय इसके कि लिमिटेड स्कोप के साथ सुने जैसे दूसरे केसेस में सुनते हैं। सिविल और फौजदारी केसेस जो नीचे से चल के ऊपर तक आते हैं, जिनमें मुतादिद अपील के आपको ऑप्शन मिलते हैं, और 184(3) में वो नहीं मिलता, तो ये उनका थ्रस्ट ऑफ आर्गूमेंट है। अब मुझे बड़ी हंसी आई कि मोदी जी जैसे मुर्ता बंदयाल साहब पहले तो कहते कि ये आपने हमें क्यों नहीं बताया, हमें तो सिर्फ आपने सिक्योरिटी और फंड्स का बताया था, तो उन्होंने कहा जी बताया था, ये हमारे उसमें CMM मेंशन है। तो फिर उन्होंने कलाबाजी खाई और उन्होंने कहा नहीं आपने मेरे तो ज़हन में ये पॉइंट ही निकल गया था, इंटरव्यू में बताया नहीं, आप बताएं वो सदर के खतूत वाला। उन्होंने कहा आपने सदर को बताना था, यानी कि पहले आपको दुख नहीं था, हमें नहीं बताया, जब उन्होंने कहा कि जनाब आपको बताया था, आपने कहा अच्छा नहीं सदर को तो बताना था। भाई मेरी भी ऐसे ही निकल गई थी। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, ठीक है, अपने ही आपको बार बार वो जूते छोड़ के पीछे हटना पड़ रहा है, और फिर आप कहते हैं कि अच्छा नहीं ये इमरान वसीम आपने मुझे क्यों नहीं बताया था, आपने कहा सर मैंने आपको बताया था, ये देखें लिखा हुआ मैंने आपको बताया, अच्छा नहीं लेकिन वो आपने उसको क्यों नहीं बताया था? भाई उसको बताने की क्या ज़रूरत थी, केस तो आपका आगे चल रहा था, उसके आगे तो जो उसको तो लेटर लिखा गया वो तो आपके फैसले पर अमल करके मैंने लिख दिया था, उसको मैं क्या बताता, ठीक है। तो अब वो अजीबो गरीब एक हालत है बेंच के अंदर, ठीक है, और एक ऐसा नज़र आ रहा है कि या तो अदालत को 184(3) के अंदर वो अपील का राइट देना पड़ जाएगा जो कि हुकूमत ने कानून साजी के ज़रिए देने की कोशिश की है, ठीक है। उसमें कहा चीफ साहब ने कि आपने अपने खतूत में ज़मीनी हक़ाइक़ का जिक्र नहीं किया। आपने सदर को जो खतूत लिखे उसमें आर्टिकल 224, 218 का जिक्र नहीं किया। आपने पहला ख़त लिखा, आपने दूसरा ख़त लिखा, इनका आपने जिक्र नहीं किया। तो सजील सवाती साहब ने एक बड़ी आगे से बात की, आपने भी नोट की होगी। उन्होंने कहा जी आइन का जो रास्ता है उसमें रुकावट नहीं डाली जा सकती। अगर कोई नुक्ता पहले नहीं उठाया तो अब भी वो नुक्ता रेज़ करके उस पर आप आगे बढ़ सकते हैं, उसमें कोई कदगन नहीं। तो उस पर फिर चीफ साहब ने कहका भी लगा कि ठीक है हम आपको सुन रहे हैं, आप दलाइल दें। हाँ, उन्होंने कहा हम लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में आपको सुनेंगे, ठीक है। जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है ये अभी अपील में हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान को याद आ रहा है सुनना, क्या आप बोल रहे हैं जितना बार। उस वक्त तो ये जिसे कहते हैं ऐसा लग रहा था कि बेंच को था कि जल्दी से जल्दी फैसला करना है। उन दिनों में तो ये हो रहा था जजेस लगे हुए थे 90 दिन का वो जो हमने मीट करना है, 90 दिन का मीट करना, हम लंबी समात नहीं कर सकते, हम ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, हम ये नहीं कर सकते, आप करें। और अब वो कह रहे हैं अच्छा करें। आप तो कह रहे हैं आपको सदर साहब को ख़त में लिखना चाहिए था कि 1977 में फेज़ वाइज इलेक्शन हुआ तो क्या उसके नताइज थे, 1977 में तजर्बा किया गया फेज़ वाइज का इलेक्शन का, उसका भी आपको जिक्र करना चाहिए था। लेकिन चलें अब उठाएं थे, हम आपको सुन रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि मामला किस तरफ जा रहा है आपको असद भाई? देखें चीफ साहब ने ये भी कहा है कि आज ये सिर्फ 2 मिनट का मुकदमा है, लेकिन हम आपको सुन रहे हैं। हाँ। उससे तो बाजार लगता है कि डिसमिस करेंगे। हाँ, वो आपने अपनी कश्ती भी मिस कर दी है। हाँ, उन्होंने कहा कि हम ये भी कह सकते थे कि आपने बोट मिस कर दी है, लेकिन हम फिर भी आपको सुन रहे हैं,
ठीक है। तो इससे लगता है कि अदालत को भी अंदाज़ा है कि 90 दिन तो गुजर गए, 14 मई भी गुजर गई। तो अब हम बस अपने फैसले को लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन इस फैसले में हम क्या कर सकते हैं? हम प्राइम मिनिस्टर को कंटेम्प्ट कर नहीं सकते, उसने तो पार्लियामान में भेज दिया था मामला, हमारे फैसले पर अमल दरामद कर लिया था। पार्लियामान पर कंटेम्प्ट लगा नहीं सकते, पार्लियामेंट खुद मुख्तार है, हमारी डायरेक्शन की पाबंद नहीं है। तो अब वो बस बैठे हुए हैं हेल्पलेस से। अब वो कह रहे हैं कि बस इतना तो टाइम गुजर जाए कि छुट्टियाँ शुरू हो जाएँ अदालत की। नहीं, मेरे कहा उन्होंने ये कहा कि आपने अगर ये पॉइंट नहीं उठाए तो जो आप दायरा कार का पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप नहीं समझा पा रहे, अटॉर्नी जनरल आएंगे तो वो मेरे ख्याल से उनसे भी हम पूछ लेंगे कि वो इस पे क्या कहते हैं। हाँ वही ना, तो वो अब इनसे अब वो कह रहे हैं कि अब केस के मेरिट्स पे आ जाएं, फंड्स और दीगर मामलात पर, तो उस पर भी सीरियल से बात आज फिर उन्होंने आर्गू करना शुरू किया है। लेकिन कल अब प्रॉपर उस पर वो आर्गू करेंगे। और उसमें यह है कि आप जहाँ से लगाइए कि तरीके इंसाफ के वकील अली जफ़र साहब की भी अब दिलचस्पी खत्म हो गई है। उन्होंने उठ के कहा कि मैं कुछ दिन के लिए अच्छा भाई, 2 बड़े अहम फैसलों का हवाला दिया इलेक्शन कमीशन के वकील ने जी, बल्कि 3 बड़े अहम फैसलों का हवाला दिया। एक उन्होंने दिया होबाड़ा बस्टर्ड केस का, उसमें भी ये हुआ था कि 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था। जब आदिस ख्वाजा साहब थे, उसमें जैसे दोस्त मोहम्मद खान साहब थे, हमने उसको कवर किया था, 2014-15 की गालिबन बात है। और तीसरे जज काजी फैसल साहब थे, ऑथर जज जस्टिस काजी फैसल साहब थे। उसमें ये जो बाहर से शेख आते हैं यहाँ पे आप शिकार करते हैं, उन्हें परमिट मिलता है, वापस चले जाते हैं, तो उसको कलअदम कर दिया था कि परमिट ना जारी किया करें। उसमें भी फिर रिव्यू हुआ था, लार्जर बेंच बना था, फैसला रिवर्स हो गया था। एक तो उस केस का हवाला दिया गया कि आपने वहाँ पे एक्सपेंड की थी अपनी जुरिस्डिक्शन को, लार्जर बेंच पे बनाया था। दूसरा हवाला दिया उन्होंने आसफ सईद खान खोसा साहब के 7 रुकनी बेंच का कि ठीक है दूसरा रिव्यू नहीं हो सकता, लेकिन आर्टिकल 187 जो कि कंप्लीट जस्टिस की इंसाफ के तकाजे पूरने की बात करता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। तीसरे बड़े अहम फैसला का हवाला दिया गालिबन 2021-2022 का फैसला, ये आपको याद होगा आईबी के मुलाजमीन की ये यहाँ पे लाइनें लगी होती थी, जिस तरह से वो मौलाना फजल रहमान साहब ने धरना दिया ना, नाम लिए बगैर उनके धरने का जिक्र तो हुआ कि हमारे घर के सामने आके ऊंची आवाज़ में सख्त अल्फाज सख्त ज़बान इस्तेमाल करते थे। वो मुलाजमीन भी यहाँ पे धरना एहतजाज दे के बैठे थे। उस केस में भी तमाम मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया था। फिर रिव्यू आया था, रिव्यू भी डिसमिस कर दिया था, रिव्यू आया था, रिव्यू को डिसमिस कर दिया था, लेकिन मुलाजमीन बहाल हो गए थे। मतलब जो मुलाजमीन मेन केस में फारिग हो गए थे, रिव्यू आया, रिव्यू डिसमिस हो गया, लेकिन मुलाजमीन बहाल हो गए। वो क्या जादू हुआ था जरा बता दें, उस केस का हवाला दिया आज सवाती साहब ने। उसमें यह था कि अदालत ने कंप्लीट जस्टिस के प्रिंसिपल को अपहेल्ड रखने के लिए उन्होंने एक फैसले का रिव्यू डिसमिस किया और बाद में 100 मोटो लेकर वहीं बैठे फिर उन मुलाजमीन को बहाल कर दिया। उन्होंने कहा कि आप रहें जी, ठीक है। तो वो अदालत तो ये जादू जो उधर हुआ था आपको लगता है कि इधर भी होगा? ये बड़ा ट्रिकी है अगर ये करते हैं ऐसा, लेकिन खैर हमारी जो अदालत है आपको पता है तो बड़े अच्छे रेज किए गए ना, 1970 का इलेक्शन, 1977 का इलेक्शन और ढेर सारी बातें, ज़मीनी हकायक, तो पॉइंट्स तो बड़े अच्छे रेज किए हैं। नहीं पॉइंट्स अच्छे हैं, बहुत दिलचस्प है। और अब हमारे अदालत अप्रिशिएट भी कर रही है। जी अदालत अप्रिशिएट भी कर रही है, पहली दफ़ा जादू। हाँ, तो वो यही है कि अब जो हमारे मोज़ेज़ अदालत है, ये आपको पता है अंडा दे या बच्चा दे, ये इनका अपना फ़ैसला होता है। तो पिछली दफ़ा इन्होंने अंडा दिया है, तो अंडे में से तो बच्चा नहीं निकला 14 मई को, ठीक है। तो अब मालूम नहीं डायरेक्ट बच्चा दे देंगे या अब कुछ और करेंगे, यू टर्न लेंगे अपने फ़ैसले से। गालिब इम्कान यही है कि कुछ इस किस्म का फ़ैसला देंगे जिसका इजहार इन्होंने लाहौर में जो अक़लियतों के उससे कॉन्फ्रेंस से खिताब में दिया था कि हमें अंदाज़ा है कि हमारे फ़ैसले पर नहीं अमल होगा, लेकिन हमारा फ़ैसला तारीख़ में तो रहेगा। तो वो कहेंगे हमारा फ़ैसला तारीख़ में तो रहेगा कि हमने 90 दिन पर अमल दरामद कराने की कोशिश की, लेकिन हुआ नहीं। कुछ मुझे लगता है इस किस्म का कुछ फ़ैसला आ जाएगा और वो करके उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे कुछ। ये नाज़रीन पूरी कार्रवाई का अहवाल भी था और ये पूरी कार्रवाई का खुलासा भी था और ये कार्रवाई के ऊपर एनालिसिस भी था। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।